गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी और 18 फरवरी को यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम देने जाने से पहले मैंने आपको बताया था, मैं आपको हिंदी में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और वो आपको देख कर जाने हैं। तो मैंने जो मुझे आपको फैक्ट्स बताने हैं, तथ्य बताने हैं, वो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। और कल की जो क्लास होगी, जो बची हुई चीज़ें हैं, उसमें मैं आपको कवर कराऊंगा। क्योंकि ये जो फैक्ट मैंने लिखे हैं, इनसे एक एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप जब पेपर देने जाएंगे तो इसे अच्छे से देखकर और समझ कर जाएंगे। आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा। देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखो इधर, जैसे मैंने लिखा है, भाषा की जो न्यूनतम इकाई है उसको वाक्य कहा जाता है। भाषा की न्यूनतम इकाई को वाक्य कहा जाता है। वाक्य की न्यूनतम इकाई को पद कहते हैं। शब्द की न्यूनतम इकाई को वर्ण कहते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला की। तो हम सब लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। मूल रूप से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब देखो इधर, ये जो स्वर होते हैं इसे ह्रस्व या लघु भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ह्रस्व और लघु के अंतर्गत छोटा आ आता है, छोटी बड़ी ई आती है। गलत हो गया है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये आपके लघु के अंतर्गत आएंगे। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, संख्या इनकी कितनी? 3 हुई। अब दीर्घ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैंने दीर्घ और संयुक्त दोनों को मिलाकर लिखा है। अगर मैं केवल दीर्घ की बात करूं तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ ऊ, इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद ए, आए, ओ, औ, इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। मतलब 3 और 4 मिलाकर टोटल कितने हुए? 7 हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, व्यंजन की बात कर लेते हैं। हम सबको पता है स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 3 होते हैं। इसके अंतर्गत आपका का वर्ग आ जाता है, पा वर्ग आ जाता है, प्लस द्विगुण व्यंजन, मतलब का वर्ग से पा वर्ग तक। का वर्ग आपने वर्ग पढ़े हों, का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग होते हैं। ये पांचों वर्ग किस में आते हैं? स्पर्श में आते हैं। फिर द्विगुण जो व्यंजन होते हैं वो भी किस में आ जाते हैं? स्पर्श में आ जाते हैं। तो 25 2 27, मतलब स्पर्श जो 25 होते हैं उसके बाद इसके अंतर्गत कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो टोटल मिला के 27 हो गए। फिर अंतस्थ आपको पता होगा, या, रा, ला, वा। अब जान लेते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं। इसको प्रकंपित भी कहते हैं। किसको? रा को प्रकंपित कहा जाता है और लुंठित भी कहा जाता है। ला को पार्श्विक कहा जाता है। फिर वाह हो गया। फिर आप हम लोग उसमीय देख लेते हैं। उसमीय या संघर्षी भी इसको कहते हैं। संघर्षी भी कहते हैं। सा, सा, हा, ये क्या होते हैं? उसमीय होते हैं। फिर उसके बाद आगत स्वर, या और फा। आगत स्वर उर्दू के जो लफ्ज़ होते हैं, वर्ड होते हैं, उनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अखलाक है, तो अखलाक। अब यहाँ पे ये हो अखलाक, ठीक है। जैसे आप लिखते हो अखबार, अखबार, तो अखबार में अखबार ये होता है। आइए फिर आगे देखते हैं। संयुक्त स्वर, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। अब जो छा होता है किन 2 शब्दों से मिलकर बनता है? ये आधा का है और सा से मिलकर छा बनता है। आधे ता प्लस रा से मिलकर त्रा बनता है। आधे जा और या से मिलकर ज्ञा बनता है। फिर आधे सा और रा से मिलकर स्रा बनता है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इधर, ये मैंने जैसे वर्ग लिखे हैं, का, चा, टा, ता, पा। यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है आपसे। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष पूछ लिया जाएगा। अब
अल्पप्राण, अघोष और सघोष याद कैसे रखोगे? जैसे हम कहाँ पे गलती करते हैं, जब हमने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की होती है तो जब शब्द दिया होता है तो हम भूल जाते हैं कि ये अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा। तो मैंने कैसे याद रखा, देखो इधर, जैसे इधर दिया है अघोष और अल्पप्राण, अघोष में आ दिया है, अल्पप्राण में आ दिया है। अगर आपका नाम आशय है तो आप याद रखो कि जो का वर्ग होता है उसमें अघोष और अल्पप्राण दोनों की शुरुआत आ से होती है। जैसे मेरा नाम अखलाक है तो मैंने सोच रखा है कि मेरा जो का है वो अल्पप्राण भी है, अघोष भी है, क्योंकि पहला वर्ड जो होता है वर्ग का उसकी शुरुआत आ से होती है। अब जैसे अघोष, अघोष, फिर 3 बाद में सघोष, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, एक क्रम से चलता है, लेकिन शुरुआत आ से ही होती है। अब आपसे कोई पूछ ले कि खा क्या होगा, अघोष होगा, अल्पप्राण होगा या महाप्राण, तो हमें पता है शुरुआत का से होती है वर्ग की, और पहला अल्पप्राण तो दूसरा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। अल्पप्राण महाप्राण को ऐसे समझिए होता क्या है, जैसे गड्ढा, जो जिस अक्षर को, जिस अक्षर को बोलने में ज़्यादा जोर लगे यानी झटके के साथ बोला जाए वो क्या होता है, वो आपका महाप्राण होता है। और जिसको जैसे का, खा, गा, घा, ठीक है, बात समझ गए। फिर उसके बाद तालव्य, दंत, ओष्ठ। अब आपसे पूछा जाएगा का किस वर्ग के अंतर्गत आता है, कंठ के अंतर्गत आता है, चा किसके, तालव्य के अंतर्गत आता है, टा किसके, मूर्धन्य के अंतर्गत, ता किसके, दंत के अंतर्गत, पा किसके, ओष्ठ के अंतर्गत। इस तरह से इनमें से कोई भी शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा जो खूब परीक्षा में पूछा जाता है, छोटा या बड़ा में से एक शब्द पूछ लिया जाएगा कि ये किसके अंतर्गत आता है, कंठ के अंतर्गत आता है, तालव्य के अंतर्गत आता है। तो मैंने इधर लिख रखा है, जैसे ए है, छोटा आ, बड़ा, किसके अंतर्गत, कंठ के अंतर्गत आता है। फिर तालव्य के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, या और सा। फिर दंत के अंतर्गत ये तो सब आते हैं, उसके बाद ये भी आते हैं। इसी के साथ में इसे भी आप याद कर सकते हैं, रिर, रा और सा मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। दंत के अंतर्गत ला और सा, ये दंत के अंतर्गत आते हैं। फिर ओष्ठ के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ। नीचे भी मैंने कुछ लिख रखा है, ये भी आपको ध्यान से देखना है। कंठ तालव्य के अंतर्गत ए और आय, दंतोष्ठ के अंतर्गत वा, उत्क्षिप्त व्यंजन ढा और ढा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिख रखा है इसको अच्छे से देखकर और समझकर आप एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। भगवान ने चाहा तो यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर इधर व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहा जाता है। हाँ, शीला बहुत मधुर गीत गाती है, विशेषण बताओ। विशेषण से यूपी कांस्टेबल का अभी तक जितनी बार एग्जाम हुआ है, विशेष, विशेषण, प्रविशेषण, ये सब पूछा गया है। और मैं इसमें आपको तीनों चीज़ें बता दूंगा। जैसे शीला बहुत मधुर गीत गाती है, देखो तो शीला बहुत मधुर गीत गाती है। अब इसमें आपको बताना है कि विशेष क्या है, विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है। जिसकी, मैंने आपको बताया है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, क्या, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात। शीला बहुत मधुर गीत गाती है, आपसे पूछा जाए कि इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही, भैया गीत की बताई जा रही। बता कौन रहा कि गीत कैसा है, मधुर बता रहा है कि गीत मधुर है। अब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण, जो बताए, सॉरी, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष, मधुर आपका विशेषण हो जाएगा। और जो विशेषण की विशेषता बताए, मतलब गीत मधुर है लेकिन बहुत मधुर है, तो बहुत क्या हो जाए, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा।
आपको सेंटेंस में कहीं भी अगर बहुत लगा हुआ है, नीचे सवाल में पूछा गया है कि प्रविशेषण क्या होगा, तो बहुत हमेशा प्रविशेषण होता है, आपको याद रखना है। आई बात समझ में? जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष जो बताए विशेषण, विशेषण की जो बताए प्रविशेषण। एक और इसमें हम देख लेते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। विशेषता भैया किसकी बताई जा रही है? विशेषता सेब की बताई जा रही, तो सेब विशेष नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद बता कौन सेब की विशेषता रहा, कैसा है? सिंदूरी लाल है, तो सेब सिंदूरी लाल है, तो ये जो सिंदूरी है और लाल है, तो इसमें ये सिंदूरी आपका हो जाएगा प्रविशेषण, लाल कैसा हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और कश्मीरी, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ठीक है, समझो विशेषता किसकी? सेब की। बता कौन रहा? लाल होता है, लेकिन कैसा लाल? सिंदूरी लाल होता है। यानी विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, तो सिंदूरी हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ऊपर वाले में बहुत प्रविशेषण था। दूसरा मैंने लिखा है क्रिया। क्रिया के अन्य भेद 7 होते हैं। ठीक बात है, वैसे तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। 2 प्रकार की क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आपसे अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल भी दे देते हैं, जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होता क्या है? जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तब अकर्मक क्रिया, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तब सकर्मक, तब अकर्मक और सकर्मक। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तब क्रिया अकर्मक होती है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तब क्रिया सकर्मक होती है। ये हमें याद रखना है। खूब जो एग्जाम में पूछा जाता है, चिड़िया आकाश में उड़ रही, कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया। दूसरा, जैसे कहा जाए माता पिता बाग में टहलते हैं, अकर्मक। माता पिता बाग तक टहलते हैं, सकर्मक। कैसे? बाग तक टहलते हैं, यानी बाग आने के बाद जो उनका कर्म है चलने का, ठीक है, उससे क्रिया प्रभावित होगी, यानी क्रिया रुक जाएगी। बाग तक टहलते हैं, यानी बाग के आगे नहीं जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद क्रिया रुक जाती है। तो क्रिया का प्रभाव जो कर्म पर पड़े, चलने पर पड़े, तब क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कहा जाए बच्चा सोता है, बच्चा बिस्तर पर सोता है, दोनों में डिफरेंस है। बच्चा सोता है, बच्चा बिस्तर पर सोता है। दूसरा, मैं रोता हूं, अकर्मक। मैं अपना रोना रोता हूं, सकर्मक। बच्चे जाते हैं, अकर्मक। बच्चे बस से जाते हैं, सकर्मक। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं। क्रिया को वाक्य की रीढ़ कहा जाता है। क्रिया को वाक्य की रीढ़ कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्रिया में हम लोग देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि मुझे लगता है इस बार ये पूछा जाएगा, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये होता क्या है? खुद काम ना करके दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करना। जैसे हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे से हम बोलें और वो जाके खुद काम करे, ठीक है, मैं ना काम करूं, तो क्या होता है? क्रिया जैसे करना है, प्रेरणार्थक क्रिया जब बनेगी तो क्या हो जाएगा? करना का कराना या करवाना, कराना या करवाना, लिखना, लिखवाना, काटना, कटवाना। उसमें दिया होगा लिखना की प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, तो लिखवाना, चलना की चलवाना, उठना की उठवाना। इस तरह से आपको करना है। फिर मैंने कुछ तत्सम लिखे हुए हैं, इनमें जैसे इधर वणिक है, इसका बनिया है। इसमें आपको विशेष बात ये रखना है, जैसे इधर देखो तत्सम में बा दिया है, इधर जाने के बाद किस में बदल गया है? तत्सम में वा दिया है, तद्भव में जाने के बाद बा बन गया है। तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आता है, जैसे वर्षा का दे दे, फिर आपको पता है पहला अक्षर इधर तत्सम में अगर वा है तो तद्भव में जाएगा, क्या बन जाएगा?
बा बन जाएगा। सब में देखो, वर्षा का बरसात, विवाह का व्याह, वानर का वंदर, बा में बदल गया, वर यात्रा का बारात या वर यात्रा, इसे ध्यान रखना है। दूसरा, हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये जो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है, आप पढ़ के भी जाएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ, इसे आप पढ़ के जाएंगे। जैसे आपसे पूछूं, अनुभा पुस्तक पढ़ती है, कृतवाच्य। अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। अनुभा से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य। ये आप किताब से पढ़ के जाएंगे, सवाल एक यहाँ से मिलेगा। फिर श्यामल का क्या हो जाएगा, तद्भव सम देख लीजिए, सांवला हो जाएगा, यानी ये गोलिया सा है, ये सरोते वाले सा में बदल गया। फिर सुक का क्या हो जाएगा, सुआ हो जाएगा, ये भी सा में बदल गया। साक का साग हो जाएगा, सुंड का सूंड हो जाएगा, ससुर का ससुर। इसमें देखो ये वाले जितने भी सा हैं किस में बदले हैं, सरोते वाली सा में बदल गए। फिर इधर मैंने कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह लिखे हुए हैं, इन्हें भी आप देख कर जाइएगा। जैसे अल्प विराम, ये आपके ऐसे जो लगाते हैं, ये अल्प विराम का चिन्ह हो गया। फिर आपका अर्ध विराम हो गया, ये जो ऐसे करके हम ऐसे लगाते हैं। पूर्ण विराम सबको पता होगा, प्रश्नवाचक पता होगा। आश्चर्य या विस्मयादि चिन्ह, एक्सक्लामेटरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। निर्देशन, संयोजन, सामाजिक, ए डैश ए, ठीक है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ठीक है। फिर उप विराम, अपूर्ण विराम, ये देखो। फिर विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह हो गया। लाघव चिन्ह, पाद चिन्ह, पाद बिंदु, हंस पद। इतना आपने पढ़ा है, बाकी इसके आगे कुछ चीज़ें हैं मैं बताऊंगा। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं, तैयार करके जाते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ जो आगे भी एक क्लास में कुछ चीज़ें बताएंगे। अगर आपको जो मैंने यहाँ पढ़ाया है ये आप पढ़ के अच्छे से जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपका हिंदी का पेपर अच्छा होगा। यही सब तो पूछा जाता है, इसलिए जो बताया है उसको नोट कर लो, किताब खोलो, किताब में अच्छे से देखो, समझो, पढ़ो, उसके बाद पेपर देने के लिए जाओ। बाकी जीएस का तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। जीएस आपको सुबह भी 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद भी 2-2.5 घंटे पढ़ाता हूँ। भगवान ने चाहा आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बस आप ईमानदारी और मेहनत के साथ हमारे साथ लगे रहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।